Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली आज हम क्लास में कुछ धमाकेदार करने वाले हैं और हमने जैसा कि प्रॉमिस किया था चैप्टर 1 से रिलेटेड सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करने वाले हैं और ये बहुत ही जबरदस्त क्लास रहने वाली है। तो सारे बच्चे, इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस वीडियो को लास्ट मोमेंट तक देखिएगा और लास्ट मोमेंट में देखने के बाद आप सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। बट इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, बिल्कुल लास्ट में, एकदम इस वीडियो को लास्ट तक मोमेंट में देखना बेटा, लास्ट तक देखना इसको। बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट बात का अनाउंसमेंट होगा। मुझे अच्छे से बताना कि वो इंपॉर्टेंट बात क्या है। आप सारे बच्चे, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को देखेंगे और वो इंपॉर्टेंट बात मुझे कमेंट में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फाइनली चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए है। आइए बेटा मिलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। जी हां, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से। सारे बच्चे जल्दी से बताइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न विद, जी हां, अकाउंटिंग जो है बेसिकली किससे रिलेटेड है? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और सेलिंग प्रोडक्ट। सारे बच्चे बताइए क्या पॉइंट होना चाहिए। सारे बच्चे, क्या बेटा आवाज आ रही है? यस और नो? सर बिल्कुल आ रही है। ओके, अकाउंटिंग इज मेनली कंसर्न विद ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सेलिंग प्रोडक्ट और मैनेजिंग एम्प्लॉय। सर बिल्कुल समझ में आ रहा है कि अकाउंटिंग बेसिकली जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। क्या रिकॉर्ड करता है बेटा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बेटा आपका बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, जल्दी से बताइए बेटा सारे बच्चे, द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जी हां, बिजनेस की जो लैंग्वेज है किसे माना जाता है? सर इकोनॉमिक्स को माना जाता है, मैथमेटिक्स को माना जाता है, या अकाउंटिंग को माना जाता है, या कॉमर्स को माना जाता है? सारे बच्चे, मैंने क्या बोला था, सारे यूनिट क्वेश्चन आने वाले हैं और ये यूनिक क्वेश्चन अपने आप में है कि बिजनेस की लैंग्वेज क्या है। हम अकाउंटिंग को ही बिजनेस की लैंग्वेज बोलते हैं। इकोनॉमिक्स नहीं होगा, यह आंसर नहीं होगा, यह भी आंसर नहीं है और कॉमर्स भी नहीं है। तो अल्टीमेट जो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा बेटा अकाउंटिंग। जी हां, अकाउंटिंग आपका फाइनल आंसर होगा। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस की लैंग्वेज है वो एक्चुअली अकाउंटिंग है। ओके, आइए बेटा नेक्स्ट। ओ माय गॉड, क्या क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। जी हां, इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। वर्ड क्या लिखा आगे? रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, बेटा एक वो प्रोसेस जो बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती हैं। बताइए वो कौन सा पॉइंट है? क्या ऑडिटिंग बोलते हैं, क्या अकाउंटिंग बोलते हैं, क्या उसे मार्केटिंग बोलते हैं, या फाइनेंसिंग बोलते हैं? प्लीज सारे बच्चे जल्दी से सोच समझ के बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। हमने सर पढ़ा था अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक process which include identification, measuring, recording, classifying, summarizing, analysis and interpretation and then communicate to end user। तो फाइनली यहां जो ये प्रोसेस पूछा जा रहा है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को हम लोग एक्चुअली क्या बोलते हैं, तो आंसर होगा बेटा
अकाउंटिंग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आइए नेक्स्ट पार्ट। सारे बच्चे जल्दी से सोच समझ के बताइए कि क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सर कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अकाउंटिंग का एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं है। लिखा ना, नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ओके, पहला पॉइंट है बेटा कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सर अकाउंटिंग का मेन काम ही क्या है, ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना। असर्टेन प्रॉफिट और लॉस, सर ये भी तो अकाउंटिंग का काम है, ऑब्जेक्ट है। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सिंपल सी बात है, हम अकाउंटिंग करने के बाद एंड में अल्टीमेट किसको प्रोवाइड करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन, एंड यूजर को। इसका मतलब सर ऑप्शन ए भी ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन बी भी ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन सी भी ऑब्जेक्टिव है। हमें पूछा क्या है, नॉट एन ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव नहीं है वो है बेटा ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीजिंग सेल्स। ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। अरे समझ में आ रहा है ओ रसगुल्लो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। ये जो स्टार्टिंग के तीनों ऑप्शन है वो सर अकाउंटिंग के एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव है, बट जो ऑप्शन डी है वो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके चलो बेटा जल्दी से इस पॉइंट को अच्छे से कवर करें। ओके नेक्स्ट द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आप जानते हैं बेटा अकाउंटिंग के अंदर हमने पढ़ा था दो तरह के यूजर होते हैं, एक इंटरनल यूजर और दूसरा एक्सटर्नल यूजर। सर इंटरनल यूजर की अगर बात करें तो ओनर और मैनेजमेंट, ये बेटा आपके इंटरनल यूजर हैं, और रेस्ट ऑफ द पर्सन वो सारे के सारे क्या है बेटा, एक्सटर्नल यूजर है। आइए बेटा इस क्वेश्चन में क्या लिखा है हम थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे। द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड। बेटा क्वेश्चन ने यहां पर हमारे साथ कुछ खेल खेल दिया। क्वेश्चन ने हमारे साथ क्या खेल खेला है, क्वेश्चन ने ना तो इंटरनल पूछा ना एक्सटर्नल पूछा, क्वेश्चन ने सिर्फ पूछा है कि यूजर कौन कौन है। अब बच्चा एग्जाम में कंफ्यूज, सर इन्वेस्टर भी तो यूजर है, हाँ, क्रेडिटर भी यूजर है, हाँ, गवर्नमेंट भी यूजर है, हाँ। क्वेश्चन ने पूछा ही क्या था कि यूजर कौन कौन है, भाई सारे लोग तो हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो फाइनली हम बोलेंगे ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी फाइनली करेक्ट हो गया, बिकॉज सारे के सारे पर्सन ये यूजर हैं। ओके तो फाइनली ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगर यहां पर स्पेसिफिक कुछ पूछा जाता तो हम उसके अकॉर्डिंग आंसर भी देते। आइए बेटा नेक्स्ट, चलो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन में क्या है। विच ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डील्स विथ इंटरनल डिसीजन मेकिंग। ओ माय गॉड क्या क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। विच ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डील्स विद इंटरनल डिसीजन मेकिंग, जल्दी से बताओ क्या आंसर होना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग होना चाहिए, टैक्स अकाउंटिंग होना चाहिए, या सोशल अकाउंटिंग होना चाहिए। विच ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग डील्स विद इंटरनल डिसीजन मेकिंग। जी हाँ, इंटरनल डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड कौन सा ब्रांच है, जल्दी से ढूंढ के बताइए बेटा, जल्दी से ढूंढ के बताइए। अगर आप बेटा ठीक से पढ़ेंगे इसको तो यहां पर जो ऑप्शन अवेलेबल हैं उन ऑप्शंस में ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऐसा क्यों सर, बिकॉज वर्ड क्या बोला है इन्होंने, इंटरनल डिसीजन मेकिंग। वर्ड पॉइंट क्या है, इंटरनल डिसीजन मेकिंग। बेटा एक बात बताओ, अगर
हमें जो हम अगर लेटेस्ट सपोज हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है। अगर मैं किसी को सर्विस रेंडर कर रहा हूं तो वो सर्विस का एक्चुअली अमाउंट हमें कितना चार्ज करना है। तो बेटा गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड, ये सारे के सारे चीजें हेल्प करता है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में। ओके, जिससे प्राइस को फिक्स करने में ये हेल्प करेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो मैं बोल सकता हूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक इंटरनल डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। तो अल्टीमेट ऑप्शन बी करेक्ट हो गया बेटा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलो सारे बच्चे जल्दी से बताइए, नेक्स्ट ये वाला पार्ट जल्दी से बताना है आपको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू, बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है मेनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर, वर्कर ओनली या कस्टमर्स ओनली। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है मेनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल यूजर। नो डाउट इंटरनल यूजर को भी प्रोवाइड करते हैं, बट यहां हम जो बात कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रहती है वो इंटरनल तो रहती है, हम एक्सटर्नल की भी बात करेंगे बेटा। वैसे यहां पर पॉइंट क्या है? मेनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू। मैं मानता हूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो इंटरनल भी हेल्प करती है, इंटरनल भी हेल्प करती हैं, बट एक्सटर्नल यूजर को भी हेल्प करेगी, एक्सटर्नल यूजर को हेल्प करेगी। बट अगर यहां पर क्वेश्चन की बात करें मेनली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू, बेटा एक बात बताओ, जैसे हम बात करें किसी इन्वेस्टर की, पोटेंशियल इन्वेस्टर, या हम बात करें बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो अल्टीमेट उनको तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम चाहिए। तो बेटा यहां पर जो फाइनली हम लोग आंसर लिखते हैं वो क्या आंसर होना चाहिए? सारे बच्चे जल्दी से मुझे बताओ कि क्या आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। चलो जल्दी बेटा ढूंढ के बताओ कि क्या आंसर होना चाहिए। आई होप सो अब तक आपने कर लिया होगा। एक्चुअली आंसर बड़ा अजीब लगेगा आपको, बट फाइनली जो आंसर है वो थोड़ा एक्सटर्नल यूजर होगा। थोड़ा हटके क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आप इसको अच्छे से मार्क करें, एक्सटर्नल यूजर। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी, चलो ये आंसर बिल्कुल आपके लिए इजी रहेगा। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और कंपेरेबल होनी चाहिए। इसका मतलब फाइनली यहां पर जो आंसर होगा वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर होगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, क्योंकि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होना भी जरूरी है, रिलायबल होना भी जरूरी है जिसपे भरोसा किया जा सके, कंपेरेबल भी होना चाहिए, और एक और भी था पॉइंट अंडरस्टैंडेबल। जी हाँ, ये सारे के सारी क्वालिटी होनी चाहिए। तो अल्टीमेट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ऑप्शन क्या रहेगा? डी रहेगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ
दीज, करेक्ट। ओके, आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जल्दी से देख के बताइए। द पर्सन interested in repayment capacity of business is the person interested in रीपेमेंट कैपेसिटी। बेटा इस पॉइंट को साथ में पढ़ो, रीपेमेंट कैपेसिटी, रीपेमेंट कैपेसिटी, रीपेमेंट कैपेसिटी। एक बात बताओ, मैं जिससे गुड्स परचेज कर रहा हूं, जिससे गुड्स परचेज कर रहा हूं, क्या वो ये जानना चाहेगा गुड्स देने से पहले, क्या जिसको मैं गुड्स उधार में दे रहा हूं, जिसको मैं गुड्स ऑन क्रेडिट दे रहा हूं, क्या वो एंटरप्राइज, क्या वो बिजनेसमैन मुझे टाइमली रीपेमेंट कर पाएगा? क्या उसकी रीपेमेंट करने की कैपेसिटी है भी या नहीं? तो यह सब कुछ कौन जानना चाहता है? क्रेडिटर जानना चाहता है। जो हमारा सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल है वो जानना चाहता है कि ये पर्सन जिसको मैं ऑन क्रेडिट गुड्स बेच रहा हूं या ऑन क्रेडिट गुड्स देने वाला हूं, क्या वो बिजनेसमैन टाइमली रीपेमेंट दे पाएगा, रीपेमेंट कैपेसिटी उसकी कैसी है, वो जानना चाहता है। वो पर्सन अपने आप में कौन है बेटा? क्रेडिटर है, क्रेडिटर। ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10। चलो सारे बच्चे जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच अकाउंटिंग प्रोसेस कम्स फर्स्ट? सबसे पहले बताओ बेटा, सबसे पहले अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं, अगर अकाउंटिंग की डेफिनेशन की बात करूं तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सुनो अच्छे से, analysis and interpretation and communicate to end user. Identification, measuring, recording, classifying, summarizing, analysis and interpretation and communicate to end user. अब देखो सबसे पहले क्या आइडेंटिफिकेशन इस ऑप्शन में है? नहीं है। मेजरिंग वो भी नहीं है। तो मेजरिंग के बाद बेटा नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है? चेक करके बताओ सर। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिकॉर्डिंग। बेटा क्या इसमें रिकॉर्डिंग ऑप्शन है? यस। तो इन सब में से सबसे पहले कौन सा आता बेटा? रिकॉर्डिंग आता है। रिकॉर्डिंग इन सब चारों में से जो सबसे पहले आता है वो रिकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, चलो बेटा नेक्स्ट। बेटा मैं आपको फिर से एक बोलना चाह रहा हूं बात। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, ये वीडियो अगर देख रहे हैं, मेरी सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को सबसे पहले पॉज करें, और पॉज करने के बाद आप सोचें क्या मैंने इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है भी या नहीं। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है तो सबसे पहले आप चैप्टर 1 के जो थ्योरेटिकल नोट्स हैं, जो उसके लेक्चर्स हैं, प्लीज वो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आप बिल्कुल उन वीडियोस को देखें, उन लेक्चर्स को देखें और वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल वन शॉट कर पाएंगे, अदरवाइज दिक्कतें आएगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल। तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा लेट हो जाएगा चलेगा, बट आप चैप्टर 1 की वीडियोस बिल्कुल देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करें, एंड देन आफ्टर इस वीडियोस को करें तो आपको बिल्कुल बिल्कुल समझ में आने वाला है, और सारे के सारे क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं वन शॉट हो जाएंगे। करेक्ट? ओके, आइए बेटा, बुक कीपिंग मीन्स, बुक कीपिंग क्या है? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटिंग, टैक्स प्लानिंग। बेटा आप जानते हैं वैसे बुक कीपिंग की डेफिनेशन क्या है? बुक कीपिंग इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। तो इसका मतलब यह हुआ सर ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता,
ऑप्शन सी हो नहीं सकता, ऑप्शन डी हो नहीं सकता। तो फाइनली बचा क्या? ऑप्शन ए, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। चेक करो। यस सर, परफेक्ट। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आपको कई बार बिल्कुल सिस्टमेटिकली सोचना होता है, तभी आप आंसर निकाल पाएंगे, अदरवाइज आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या बेटा मेरे प्यारे बालकों, आप अच्छे से चैप्टर 1 की अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियरिटी के लिए वो सारे वीडियोस अच्छे से क्लियर करें। सिर्फ 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर आपने उन वीडियोस को अच्छे से देख लिया तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का फाइनली आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ओके, नेक्स्ट अकाउंटिंग बिगेन्स वेयर एंड्स। एक्चुअली अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है बेटा? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, उसके बाद में समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड देन कम्युनिकेट टू एंड यूजर। बेटा इन चारों को मैं क्या बुक कीपिंग बोल सकता हूं? यस, मैं बुक कीपिंग बोल सकता हूं। आप मुझे बताओ क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? अकाउंटिंग बिगिंस वेयर। एक्चुअल में देखा जाए तो अकाउंटिंग कहां से चालू होती है? जहां पर बुक कीपिंग एंड हो जाए। तो एक्चुअली देखा जाए तो अकाउंटिंग यहां से चालू हो रही है, जहां बुक कीपिंग एंड हो रही, जहां बुक कीपिंग एंड हो रही है वहां पर अकाउंटिंग स्टार्ट हो रही है। तो अल्टीमेट जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, बुक कीपिंग। ओके, नेक्स्ट। तो इसका मतलब ऑडिटिंग आंसर नहीं है, फाइनेंसिंग आंसर नहीं है, बैंकिंग भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, चलो सारे बच्चे जल्दी से देख के बताओ क्वेश्चन में क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल यूजर। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि भाई एक्सटर्नल यूजर कौन है, एक्सटर्नल यूजर कौन सा है? जल्दी से मुझे बताओ एक्सटर्नल यूजर कौन सा है? एक्सटर्नल यूजर, देखो ये क्वेश्चन वैसे पहले का बना हुआ है, बट आप ट्राई करके बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए। चलो जल्दी से बताओ। क्या मैनेजर जो है, क्या मैनेजर जो है बेटा वो आपका इंटरनल यूजर है? यस, ये इंटरनल यूजर है, मैनेजर इंटरनल यूजर है। एम्प्लॉय जो बेटा पहले इंटरनल यूजर माना जाता था, अब आजकल ये एक्सटर्नल यूजर हो गया है। तो यहां बेटा आंसर चेंज हो जाएगा, एक्सटर्नल यूजर आपका एम्प्लॉय भी है। और सर गवर्नमेंट वो भी एक्सटर्नल यूजर है, गवर्नमेंट जो है वो भी एक्सटर्नल यूजर है। और ओनर जो है बेटा वो इंटरनल यूजर है, इंटरनल यूजर। एक्चुअली एम्प्लॉय को पहले इंटरनल माना जाता था, क्या माना जाता था? इंटरनल। और उस समय आंसर क्या हो जाता था? गवर्नमेंट। बट अभी अगर देखा जाए तो बेटा ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी एज वेल एज ऑप्शन बी, दोनों ही करेक्ट है बेटा, दोनों ही करेक्ट है। अगर कोई बच्चा बी लिख के आता है तब भी सही है, सी लिख के आता है तब भी सही है। सॉरी। ओके, नेक्स्ट। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हेल्प इन। बेटा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्या हेल्प करती हैं? प्लीज मुझे बताइए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या हेल्प करती हैं? सर डिसीजन मेकिंग में, या वर्क गैस करने में, या गैम्बलिंग करने में, या एडवर्टाइजिंग करने में? सर सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर को डिसीजन में हेल्प करती है। लेटेस्ट सपोज मैं टाटा कंपनी के शेयर खरीदना चाहता हूं, तो अगर मेरे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू टाटा कंपनी, तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं डिसीजन ले पाऊंगा कि हाँ भाई मुझे पैसा इन्वेस्ट करना भी है या नहीं करना है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो बेसिकली वो आपके यूजर के
डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके डन। नेक्स्ट नेक्स्ट सारे बच्चे बताओ क्वेश्चन नंबर 15, विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक एंश्योर फ्रीडम फ्रॉम बायस। फ्रीडम फ्रॉम बायस मतलब क्या हुआ सर कि आपका जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो पक्षपातपूर्ण नहीं होनी चाहिए, वो बायसनेस नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम बायस लिखा है, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी तो समझने वाली बात करता है। टाइमलीनेस, रेलिवेंस, सर इसका आंसर जो रहेगा वो रिलायबल रहेगा। रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, मतलब सिंपल सी बात है जिस पे भरोसा किया जा सके, जिस पे भरोसा किया जा सके। फ्री फ्रॉम बायसनेस एंड मटीरियल एरर, आंसर सर रहेगा वो रहेगा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी हम चाहते हैं कि जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो फ्रीडम फ्रॉम बायसनेस मतलब पक्षपातपूर्ण नहीं होनी चाहिए। ये बात कौन बोलता है? रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब भरोसेमंद। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या बोलता है? द ओनर ऑफ अ बिजनेस इज। बेटा बिजनेस का जो ओनर होता है या मैनेजमेंट होता है, और आप जानते हैं बेटा ये दोनों ही दो इंटरनल यूजर हैं। इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आपका ओनर जो है, मालिक, आपका जो ओनर है क्या वो इंटरनल यूजर है? यस सर, वो बिजनेस का जो ओनर है वो इंटरनल यूजर है। बिजनेस का जो ओनर है वो सर इंटरनल यूजर है। आपका करेक्ट आंसर है इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल गलत है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। आप जानते हैं अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या है? जल्दी से बताइए, अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या क्या है? जल्दी से बताइए सर। अकाउंटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट जो लिमिटेशन है वो है बेटा विंडो ड्रेसिंग की। किसकी है बेटा? विंडो ड्रेसिंग। मतलब अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, इट इज अ लिमिटेशन। दूसरा, अकाउंटिंग इग्नोर द प्राइस इफेक्ट या प्राइस लेवल चेंजेस। जी हाँ, वो प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है। और अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव फैक्टर्स या एलिमेंट, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। ये सारी की सारी लिमिटेशन है। बट क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है? नॉट अ लिमिटेशन, नॉट अ लिमिटेशन। तो बेटा नॉट अ लिमिटेशन का मतलब यहां पर जो लिमिटेशन नहीं है, पहला पॉइंट इग्नोर द क्वालिटेटिव फैक्टर्स, सर ये तो लिमिटेशन है। उसके बाद डिपेंड ऑन द एस्टिमेट्स, फिर डिपेंड ऑन द एस्टिमेट्स जो है ये बेटा कौन सी लिमिटेशन है? अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। ओके चलो सर, बी भी लिमिटेशन है। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, बेटा ये जो है ना हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, ये वाली कौन सी लिमिटेशन है? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन में क्या, हम लोग जिस प्राइस में परचेज करते हैं उसी प्राइस में रिकॉर्ड करते हैं, बट इसका मतलब ये हुआ कि हम करंट वैल्यू को इग्नोर करते हैं। ये है बेटा इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, ये वाली है इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, प्राइस लेवल चेंजेस, अकाउंटिंग इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। तो सर ऑप्शन ए लिमिटेशन है, ऑप्शन बी भी लिमिटेशन है, और ऑप्शन डी भी लिमिटेशन है। और हमसे पूछा क्या है? जो लिमिटेशन नहीं है वो है सर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, ओके वो एडवांटेज है, एक्चुअल में वो एडवांटेज है। परफेक्ट। ओके आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी। अब आप मुझे बताइए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? टाइमली, वो भी करेक्ट है। एक्यूरेट, यस। कंप्लीट,
यस, ऑल ऑफ दिस। एक जनरल क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और कंपेरेबल होनी चाहिए। क्या ये पॉइंट्स भी कहीं ना कहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट, सारे बच्चे ऑप्शन डी करेक्ट है, इस बात को सेलेक्ट कर ले। टाइमली होनी जरूरी है। अगर आपकी कोई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टाइम पे नहीं आ रही है तब भी गलत बात है, एक्यूरेट नहीं है तब भी गलत है, कंप्लीट नहीं है तब भी गलत है। इसका मतलब सारे ऑप्शन होना जरूरी है, मतलब टाइमली होना जरूरी है, एक्यूरेट होना जरूरी है, कंप्लीट होना जरूरी है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो बेटा क्या है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? जी हाँ, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, बिल्कुल सही बात है बेटा, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है बेटा अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑल इवेंट्स। नहीं नहीं, ये सेंटेंस ऑल इवेंट का मतलब ये हुआ कि मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी नहीं। अकाउंटिंग इग्नोर मनी, नहीं भाई गलत लिखा हुआ है। अकाउंटिंग तो चाहता है कि मनी में मेजरमेंट हो। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में सर करेक्ट पूछा है तो करेक्ट तो पहला पॉइंट ही करेक्ट ही था, पहला पॉइंट ही करेक्ट था। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। प्रॉब्लम नंबर 19 का आंसर ए है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट जो है विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ऐसा पॉइंट बताइए जो अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। बेटा आप, मैं सिंपल सी बताओ, आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन पता है? सर बिल्कुल पता है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस विच इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड देन कम्युनिकेट टू एंड यूजर। अकॉर्डिंगली बेटा आपका क्वेश्चन ने पूछा है कि जो फंक्शन नहीं है, सर आंसर सीधा सीधा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि बाकी तो सारी की सारी एक्टिविटी है, सारी के सारी एक्टिविटी है, मींस अकाउंटिंग के फंक्शन है। और आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? नॉट अ फंक्शन। सर आंसर होगा एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर। बेटा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो यूजफुल है तो किस बात के लिए? सिंपल सी बात है, हम प्लानिंग कर सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है, डिसीजन मेकिंग में काम आ सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। आवाज आ रही बेटा? ओके, चलो बेटा नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, उसका आंसर डी रहेगा, ऑल ऑफ दिस। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल यूजर। बेटा इंटरनल यूजर कौन सा है? आप जल्दी से बताइए, इंटरनल यूजर कौन सा है? ओके चलो, आप मुझे बताओ, क्या इन्वेस्टर इंटरनल यूजर है? नहीं सर नहीं, वो एक्सटर्नल यूजर है। सर गवर्नमेंट, वो भी एक्सटर्नल है। सर मैनेजर, बैंक, सर बैंक तो एक्सटर्नल हो गई। तो फाइनली जो बचा है वो क्या बचा बेटा? मैनेजर। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा, आपकी बुक में ओनर और मैनेजमेंट दिया हुआ है, तो मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है मैनेजर, मतलब मैनेजर जो है वो मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। मैनेजर जो है वो मैनेजमेंट का ही पार्ट है। इसका मतलब अल्टीमेट यहां जो आंसर होगा वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, मैनेजर। परफेक्ट, ये इंटरनल यूजर है। ओके सर, नेक्स्ट। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग किस पे बेस्ड है? अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स, सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स और
गैस वर्क, पर्सनल ओपिनियन, अजम्पशन ओनली? ऑप्शन ए होना चाहिए बेटा, ऑप्शन ए होना चाहिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए? रिलायबल होनी जरूरी है, रेलिवेंट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, और बेटा कंपेरेबल भी होनी चाहिए। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है बेटा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट, सारे बच्चे जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? विच अकाउंटिंग ब्रांच डील्स विद टैक्सेशन? ये क्वेश्चन आपकी बुक से हटके क्वेश्चन है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करें। इस क्वेश्चन में क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर कॉस्ट अकाउंटिंग तो कॉस्ट से रिलेटेड बात करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। तो फाइनली जो टैक्स से रिलेटेड जहां बातें होती हैं वो सारा का सारा टैक्स अकाउंटिंग है। आपकी बुक में सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करी है, बट आप अलग अलग ऑथर्स की बुक्स पढ़ेंगे वहां पर टैक्स अकाउंटिंग भी होती है बेटा, इवन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी होती हैं। तो सिंपल सी बात है, टैक्स अकाउंटिंग में हम टैक्सेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? टैक्सेशन। ओके, चलो ये फाइनली ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, विच रिपोर्ट शो द प्रॉफिट और लॉस? बेटा जल्दी से बताइए हमें, कौन सी रिपोर्ट ये बताता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ? बेटा जनरल तो नहीं बताता, कैश बुक नहीं बताता। सर जनरल का काम है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, और कैश बुक ओनली कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि और हाँ, बैलेंस शीट का काम क्या है? बैलेंस शीट बेटा आपके बिजनेस में एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितनी है, वो बताता है। तो फाइनली जो इनकम स्टेटमेंट है वो आपका परफेक्ट आंसर हो गया, इनकम स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी जो है बेटा वो आपका करेक्ट आंसर है। इनकम स्टेटमेंट मतलब हम आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर 18 और 19 में, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये दोनों ही किसके पार्ट माने गए हैं? इनकम स्टेटमेंट के पार्ट माने गए हैं। बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पोजीशन स्टेटमेंट। और ये बैलेंस शीट जो है बेसिकली हमें क्या बताते हैं कि बिजनेस में कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट और लॉस के बारे में। किसके बारे में पूछ रहा है? प्रॉफिट और लॉस। वो तो बेटा आपके इनकम स्टेटमेंट ही बता पाएंगे, इनकम स्टेटमेंट। और ये इनकम स्टेटमेंट एक्चुअली कौन कौन से होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्चुअली हम प्रॉफिट और लॉस को एक वर्ड नाम दे सकते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है, चलो फाइनली हमने क्वेश्चन 26 कर लिए हैं, 1 to 26 हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो प्लीज क्या अब हम आगे और कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं, पूरा वन शॉट हमें कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बैलेंस शीट सॉरी विच रिपोर्ट शो दी फाइनेंशियल पोजीशन। आ गया बेटा क्वेश्चन? फाइनेंशियल पोजीशन मैंने आपको दो वर्ड बता रखे हैं, एक तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन। सर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो बताता है इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट हम यहां जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं फाइनेंशियल पोजीशन की। सर वो बताता है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बताता है फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब बिजनेस के पास क्या क्या एसेट्स है, क्या क्या लायबिलिटीज है, वो सब बताने वाला है बैलेंस शीट। ओके, नेक्स्ट
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है इज कम्युनिकेटेड थ्रू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू लेटेस्ट सपोज आपकी बैंक लेटेस्ट सपोज आपको बैंक से लोन चाहिए, तो बैंक को अगर जानना है कि आपके बिजनेस का अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है, बिजनेस के बारे में जानना चाह रहा है, तो आपके बैंक जो है जिससे आप लोन लेना चाहते हो वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेगा कि भाई एक काम करो, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ। क्या न्यूज़पेपर से उनको पता चलेगा, क्या एडवर्टाइजमेंट से पता चलेगा, क्या सर्कुलर? बेटा अल्टीमेट तो वो क्या करेगा, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गो थ्रू करेगा, उनको मंगवाएगा, उनको चेक करेगा। ये उनके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का रोल प्ले करेंगे। कौन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अल्टीमेट जो यहां आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। परफेक्ट। चलो नेक्स्ट बेटा हम बात कर देंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। विच अकाउंटिंग ब्रांच हेल्प्स मैनेजमेंट। ओके बेटा, एक पहले जो क्वेश्चन आया था वो इंटरनल की बात कर रहा था, इंटरनल डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा था, जहां हमने आंसर लिखा था कॉस्ट अकाउंटिंग। बट यहां पर क्या बोला बेटा, यहां बोला है विच अकाउंटिंग ब्रांच हेल्प्स मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियली आंसर होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और आप जानते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या रोल क्या है, वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एज वेल एज फाइनेंशियल इवेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ सर्विस कैलकुलेट करना और उसको कंट्रोल करना। टैक्स अकाउंटिंग टैक्सेशन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं बेटा? डिसीजन मेकिंग का काम। तो अल्टीमेट जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बेटा आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलो जल्दी से मुझे बताओ, विच यूजर इज इंटरेस्टेड इन टैक्स कलेक्शन। जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से बताइए कौन सा यूजर जो है वो टैक्स कलेक्शन में इंटरेस्ट दिखाएगा। बेटा इन्वेस्टर जो है उसका इंटरेस्ट क्या होगा, वो किसी कंपनी में अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो उसका ऑब्जेक्ट है इन्वेस्ट करना, पैसे इन्वेस्ट करना। उसके पास अगर सरप्लस फंड है तो वो इन्वेस्ट करना चाहता एज ए इन्वेस्टर। सर सप्लायर का काम क्या है? रॉ मटेरियल देना। अगर रॉ मटेरियल देना चाहते हो तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, उस बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या वो कैपेबल है भी या नहीं वापस रीपेमेंट करने में। और एम्प्लॉय चाहता क्या है, एम्प्लॉय चाहता है कि भाई मुझे टाइमली सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्टेड होता है टैक्स कलेक्शन में, और गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है बेटा टैक्स डिपार्टमेंट। जी हाँ, गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि इंटरेस्टेड होता है टैक्स कलेक्शन में। किसमें इंटरेस्टेड होता है? टैक्स कलेक्शन में। ओके तो ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा, गवर्नमेंट। नेक्स्ट चलो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस इन टर्म्स ऑफ, आप खुद ही बताओ, बहुत सिंपल पॉइंट है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, क्वांटिटी नहीं, वेट नहीं, वॉल्यूम नहीं। एक्चुअली हम बात किसमें करते हैं? मनी के अंदर करते हैं। अगर वो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी है तभी वो रिकॉर्ड होगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? और हाँ, हम जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं कभी भी यूनिट में नहीं, हम अल्टीमेट उसका अमाउंट लिखते हैं। हम अल्टीमेट उसका अमाउंट लिखते हैं कि एक्चुअली कितना अमाउंट है। ओके तो मनी में आप रिकॉर्ड करेंगे। हम इंडिया में तो इंडियन करेंसी में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो सारे बच्चे जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। विच प्रोसेस कम्स आफ्टर रिकॉर्डिंग। चलो 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 जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है एक्चुअल में? आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड देन कम्युनिकेट टू एंड यूजर। ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। आप मुझे बताइए एक्चुअल में रिकॉर्डिंग के बाद क्या आ रहा है? सर रिकॉर्डिंग के बाद आ रहा है क्लासिफिकेशन।
तो अल्टीमेट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्लासिफिकेशन। क्या बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ रहा है? सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है एग्जाम में। हो सकता है आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन बड़े जोश में किए और लास्ट में आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, पता चला लास्ट वाले आ गए। तो बेटर है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है, कोई भी स्किप नहीं करेगा सर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, विच प्रोसेस फॉलो क्लासिफिकेशन? जी हाँ, विच प्रोसेस फॉलो क्लासिफिकेशन। आप मुझे बताओ, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेट टू एंड यूजर। क्वेश्चन ने बोला है विच प्रोसेस फॉलो क्लासिफिकेशन। जी हाँ, क्लासिफिकेशन के बाद क्या आता है बेटा? क्लासिफिकेशन के बाद आता है समराइजिंग। तो अल्टीमेट जो यहां आंसर होगा वो होगा समराइजिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर। बताइए किसके लिए यूजफुल रहता है? क्या क्रेडिटर के लिए भी यूजफुल है? यस। इन्वेस्टर के लिए? यस। गवर्नमेंट? बिल्कुल, ऑल ऑफ दीज। सर ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो सभी के लिए यूजफुल है, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। गहरी सांस लो बेटा, थक गए होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक मस्ती से, एक अच्छे से आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से एक चाय का कप। जी हाँ, अगर कोई बच्चा कॉफी पीता है, बिल्कुल कॉफी लेके बैठिएगा और अच्छे से इसको देखिएगा। बिल्कुल ऐसे टाइम पास नहीं करना है कि नहीं नहीं बस जस्ट कंप्लीट करना है, वैसे नहीं, बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ आप देखेंगे तब मजा आएगा। सर बिल्कुल हम तैयार हैं। ओके सारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग यूजर? जो अकाउंटिंग यूजर नहीं है, अकाउंटिंग यूजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग यूजर? क्या है आंसर? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। इन्वेस्टर, सर वो अकाउंटिंग यूजर है। गवर्नमेंट, वो भी अकाउंटिंग यूजर है। क्रेडिटर, वो भी अकाउंटिंग यूजर है। सर ये सारे के सारे अकाउंटिंग यूजर हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा? नॉट एन अकाउंटिंग यूजर। तो फाइनली आंसर आता है ए, कस्टमर। कस्टमर जो बेटा अकाउंटिंग यूजर नहीं है, चेक कर लेना बेटा, चेक कर लेना। कस्टमर अकाउंटिंग यूजर नहीं है, वो तो ऑलरेडी यूज कर रहा है चीजों को। कस्टमर का मतलब ही क्या है? जो ऑलरेडी कंज्यूम कर रहा है, तो उसको तो क्या मतलब? तो इसका मतलब आंसर क्या होगा 35 का? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज एन। अकाउंटिंग क्या है बेटा? आर्ट है, साइंस है या दोनों है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अकाउंटिंग जो है क्या एक आर्ट है या साइंस है? सर आर्ट क्यों है बेटा? आर्ट, जब आर्ट हम किसको बोलते हैं? जहां पर सिस्टमेटिकली चीजें ड्रॉ होती हैं। तो सेम बात यहां पर अकाउंटिंग में भी हम सिस्टमेटिकली बात करते हैं, इसका मतलब अकाउंटिंग एक आर्ट है। दूसरा, क्या साइंस जो है बेसिकली कुछ लॉ पे डिपेंड है? यस। हम जैसे हम बात करते हैं साइंस के अंदर ओम्स लॉ, और भी कई सारे लॉ हैं, न्यूटन वगैरह ने जो लॉ दिए, तो इसका मतलब साइंस जो है बेसिकली लॉ पे डिपेंड है। और तो इसका मतलब अकाउंटिंग भी कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ अजम्पशंस पे डिपेंड है। तो हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है बेसिकली वो साइंस भी है। क्यों? वो फॉलो करती है बेटा कुछ प्रिंसिपल, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। तभी तो बेटा इवन कंपनी जब अपने फाइनल अकाउंट्स बनाती हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं, और आज की डेट में इंड एएस फॉलो करना होता है। तो अल्टीमेट जो आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ आर्ट एंड साइंस। आर्ट एंड साइंस, ये आपका आंसर होगा कि अकाउंटिंग जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37,
सारे बच्चे जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। विच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड? परचेजेस ऑफ गुड्स, गुड रेप्यूटेशन, ऑनेस्ट एम्प्लॉय, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड बेटा, आपकी मार्केट में अच्छी रेप्यूटेशन है, क्या इस बात को आप रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं। आपके एम्प्लॉय जो है काफी ऑनेस्ट है, काफी एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, अगेन आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज ये दोनों की दोनों, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये दोनों ही क्या है? क्वालिटेटिव फैक्टर। इवन ऑप्शन नंबर डी जो है मार्केट डिमांड, अगेन इसको मॉनेटरी टर्म्स में आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो ऑप्शन तीनों ही गलत है। ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा? सर ऑप्शन ए रिकॉर्ड होगा, परचेजेस ऑफ गुड्स। जी हाँ, परचेजेस ऑफ गुड्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, विच इज अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक? विच इज अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? यहां पूरा वर्ड होना चाहिए, ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जी हाँ, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है? क्या वो रिलायबल होनी चाहिए? यस। क्या रेलिवेंट भी होनी चाहिए? यस। क्या वो कंपेरेबल होनी चाहिए? बिल्कुल, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। फ्री फ्रॉम बायस, सिंपल सी बात, आंसर क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। तो बेटा यहां पर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? यहां बोलना चाह रहा है फ्री फ्रॉम एक्यूरेसी नहीं, फ्री फ्रॉम टाइमलीनेस नहीं, फ्री फ्रॉम कंपेरेबिलिटी नहीं। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो फ्री फ्रॉम बायसनेस होना चाहिए, मतलब पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। तो बताइए कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया बेटा। डन, बिल्कुल डन सर, डन डनाडन डन। चलो फाइनली अब हम पहुंचने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 ये रहा हमारे पास, विच इज नॉट एन अकाउंटिंग प्रोसेस? जी हाँ, जो अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं। आई थिंक ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या शामिल है? आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेट टू एंड यूजर। तो इनमें से वो कौन सा नहीं है? नॉट एन, नॉट एन अकाउंटिंग प्रोसेस। सर एडवर्टाइजिंग जो प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41 आपका इंतजार कर रहे हैं बेटा। विच रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड? जी हाँ, आप जानते हैं अंडर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम सबसे लास्ट में क्या बनाते हैं? एंड प्रोडक्ट क्या है? फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बताते हैं हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, और जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं वो बताते हैं हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। इसका मतलब आपका जो यहां पर एंड प्रोडक्ट है, वो एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जो है वो आपका है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बड़े प्यार से क्या बोलेंगे? फाइनल अकाउंट्स। क्या बोलेंगे बेटा? फाइनल अकाउंट्स। तो ऑप्शन जो है बेटा ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हेल्प इन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो हेल्प क्या करता है? वो हेल्प करता है बेटा प्लानिंग करने में, करेक्ट। क्या वो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है? बिल्कुल करता है। क्या कंट्रोल करने में? बिल्कुल करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है बेटा, ऑल ऑफ दी अब दीज। बिल्कुल ऑल ऑफ दीज आपकी अकाउंटिंग जो है वो सारे पॉइंट्स में हेल्प करता है। प्लानिंग में भी हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, इवन कंट्रोल। अगर सोचो आपका प्रॉफिट कम आ रहा है तो हम क्या कंट्रोल करेंगे? नेक्स्ट आगे से एक्सपेंस कम से कम हो, सेल कैसे बढ़ाई जाए, इस तरह का हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच यूजर इज इंटरेस्टेड इन प्रॉफिटेबिलिटी? कौन सा यूजर चाहता है
प्रॉफिटेबिलिटी। बेटा गवर्नमेंट तो टैक्सेशन की बात करती है, सप्लायर किसकी बात करता है कि रीपेमेंट की कैपेसिटी क्या है, और कस्टमर, पहली बात तो कस्टमर तो यूजर ही नहीं है। तो सर फाइनली इन्वेस्टर जो है वो चाहता है प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, क्योंकि सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो वो क्या सोचेगा कि कंपनी इस पैसे को अगर अच्छे प्रोजेक्ट में लगा रही है तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो उस कंपनी को। अब ज्यादा से ज्यादा अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो बताइए क्या उस इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलेगा? बिल्कुल, उस प्रॉफिट के हिस्से को ही हम डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डिविडेंड। अगर कई बार आपने सुना होगा कि कंपनी ने डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड क्या है एक्चुअली? अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर। ओके, यस सर। तो फाइनली जो आंसर है वो है बेटा ऑप्शन ए करेक्ट है बेटा, ऑप्शन ए इन्वेस्टर। डन। चलो नेक्स्ट है बेटा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी, ये क्वेश्चन भी शायद आ चुका है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? टाइमली होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए। यस, ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑल ऑफ दिस, सारे की सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी चीजें होनी जरूरी है। टाइमली भी होना जरूरी भी है, रिलायबल मतलब भरोसेमंद होना भी जरूरी है, और रेलिवेंट होना भी जरूरी है। ओके, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है? ओ माय गॉड, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। सर ये तो है, ये तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट, पेड सैलरी, ये भी है सर। ऑप्शन डी, रिसीव्ड कैश, सर ये भी तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। ऑप्शन डी, ठीक से चेक करो, ऑप्शन डी, आपके मैनेजर ने रेजिग्नेशन दे दिया, आपके मैनेजर ने रेजिग्नेशन दे दिया कि भाई मैं अब इस फर्म में काम नहीं करूंगा, मैं आपके साथ काम करने वाला नहीं हूं। क्या ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है? यस, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब आप समझ सकते हो कि यहां पर इस ट्रांजेक्शन को मनी के अंदर मेजर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। नहीं है इसका मतलब, यही तो पूछा है, नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है? मैनेजर रेजिग्नेशन। तो अल्टीमेट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अकाउंटिंग हेल्प इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, ऑल ऑफ दिस। आपको क्या लगता है अकाउंटिंग क्या हेल्प करता है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करता है? बिल्कुल करता है। प्रॉफिट को डिटरमाइन करने में काम आता है? बिल्कुल। अकाउंटिंग जो है वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करती है, इसलिए हम लोग प्रॉफिट और लॉस को ठीक से कैलकुलेट कर पाते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं बेटा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जी हाँ, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बिल्कुल हमें पता चलती है बेटा। डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो अकाउंटिंग बेटा आपके सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड भी करता है और प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने में भी काम आता है। फाइनेंशियल पोजीशन भी पता लगाने में अकाउंटिंग का ही रोल है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो फाइनली करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। चलो बेटा, अब फाइनली थोड़ा सा सांस ले लो, सिर्फ 5 मिनट की बात और है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हो। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 47। जी हाँ, ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन, विच ब्रांच डील्स विद कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल की बात आ रही है बेटा, तो फाइनली आंसर क्या होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग। जी हाँ, क्यों सर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। और एंड प्रोडक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ओके सर, टैक्स अकाउंटिंग किससे डील करता है? टैक्सेशन से। सर सोशल अकाउंटिंग जो सोशल
रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड वो अकाउंटिंग को करता है। बट जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो क्या काम आती है, अगर लेटेस्ट सपोज मैं कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें किसकी हेल्प लगेगी, कॉस्ट अकाउंटिंग की। इवन अगर मुझे कॉस्ट को कंट्रोल करना है कि मेरी कॉस्ट ज्यादा नहीं हो अननेसेसरी, तो उसके लिए भी बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मतलब फाइनली यहां पर जो आंसर होने वाला है कॉस्ट कंट्रोल के एवज में, वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। परफेक्ट, यस सर। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, पढ़ लीजिए एक बार। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी, बेटा ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल, रिलायबल। ऑप्शन सारे करेक्ट है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बेटा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। आई थिंक ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट अच्छा है, पढ़ लीजिएगा बेटा। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन फॉर, नॉर्मली क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड बोलेंगे बेटा, आपको वैसे ये पॉइंट पढ़ने को मिलेगा आगे बेटा। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड फॉर, क्या 1 वीक, नहीं 1 वीक नहीं, नॉर्मली हमने आगे जाके पढ़ना है। अगर आपने ठीक से कई चैप्टर नंबर 3 पढ़ रखा है, अगर चैप्टर नंबर अगर 3 पढ़ रखा है, तो बेटा उसमें हमने पढ़ा था अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जहां हम बोलते हैं कि लाइफ ऑफ बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, और उस स्मॉलर पार्ट जो है वो हमारा 12 मंथ का होता है, मतलब 1 ईयर का होता है, और उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अकाउंटिंग पीरियड। तो इसका मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन फॉर अकाउंटिंग पीरियड, और जो कि कितने महीने का होता है, 12 मंथ का होता है। ओके, यस सर, ऑप्शन डी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, और मुझे पूरा उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छे से करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, अकाउंटिंग का मेन काम क्या है, अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, प्राइमरी, मैक्सिमाइजिंग द सेल्स। बिल्कुल ये ऑप्शन ऑब्जेक्टिव तो है, बट क्या वो प्राइमरी है, वो हमें चेक करना है। प्रोवाइडिंग यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, रिड्यूसिंग टैक्सेस। बेटा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन पूछ रहा है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। सर वो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करने का हमारा मेन कारण क्या है, वो है बेटा यूजफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट। अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये समझ में आएगा कि ऑप्शन बी, ऑप्शन ये बी ये बोलता है कि कॉस्ट, देखो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करते हैं इसलिए हमें पता चलता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलती है कि बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, या सप्लायर हमारा कितने क्रेडिटर्स हैं, कितने डेटर्स हैं हमारे, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, कितनी कैपिटल है, ये सब कुछ हमें पता चलता है अकाउंटिंग करने से। तो इसका मतलब अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट वो है बेटा फाइनेंशियल, यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल सर। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। वैसे आज की क्लास खत्म हो चुकी है। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम। तो दोस्तों थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बहुत जल्दी आपको चैप्टर 2 से रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज मिलने वाला है, और बिल्कुल आप देखना नहीं भूले, और इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, और जितना अच्छे से रिवीजन होगा उतना अच्छे से आप फोड़ के आएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप आने वाले पेपर को बिल्कुल फोड़ के आने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय। Okay, let's go.